नमस्कार, मैं हूं हर्षदा वेद पाठक और आज स्क्रीनग्राफिया में आपका स्वागत है एक नए व्यक्तिमत्व के ज़रिए। और आज मेरे साथ ऐसे व्यक्तिमत्व हैं जिनके पास शब्द और गीतों का एक बड़ी सी लीगेसी है। मैं बात कर रही हूँ अजय गोविंद। वो है राम गोविंद और माया गोविंद जी के बेटे हैं। माया गोविंद जी वही है एकमात्र महिला गीतकार जिन्होंने 800 के ऊपर गाने लिखे। 800 कम नंबर नहीं है। और पिताजी उनके राम गोविंद जी जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों के डायलॉग लिखे, स्टोरी भी लिखी है। तो बहुत बड़ी विरासत अजय जी के पास है। कैसे लगता है ये बात? अभी मैं बोल रही थी, प्रेशर लगा कि अभिमान लगा? प्रेशर नहीं, अभिमान। आई मीन ऑब्वियसली प्राउड। आई मीन हमेशा मुझे मतलब ऐसे मतलब मैं तो अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे मुझे दोनों मतलब खाली एक ही नहीं, मदर भी और फादर भी दोनों ही मतलब उन्होंने इस तरह से नाम अपना करीब 50-60 सालों से बॉलीवुड इंडस्ट्री में और साहित्य में जितना भी लिटरेचर में ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं कहूँगा, तो उन्होंने जितना नाम कमाया तो ऑब्वियसली आई फील कि आई एम ब्लेस्ड टू बी देयर सन। और अच्छा लगता है जब कोई बोलता है तो मुझे खुशी होती है, गदगद फील करता हूँ कि खुशकिस्मत हूँ। 800 गाने लिखे हैं। हाँ, पर गवर्नमेंट से कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। नहीं, एक महिला इस फील्ड में है, 800 गाने की राइट, लीगेसी मिलना चाहिए था। मतलब पद्मश्री की वो बहुत ही मतलब हकदार बहुत पहले से हैं, उनके जूनियर्स को काफ़ी मिल गया है। मैं उनके विरुद्ध नहीं हूँ, मतलब उन्होंने भी काम कार्य किया है तो मिला है तो अच्छा ही मिला है, लेकिन मेरी मम्मी को मिलना चाहिए था। मैंने लास्ट 2 साल से मैंने कोशिश की है कि उनको मिले। मैंने ऑनलाइन में 15 जून के बाद में शुरू होता है, इस साल भी मैं करूँगा। हेमा मालिनी जी का भी लेटर मिला था, लेकिन मैंने सोचा था कि इस बार देवेंद्र फडणवीस जी से बात करूंगा कि हो सकता है महाराष्ट्र के एमएलए या कोई चीफ मिनिस्टर अगर कुछ करते हैं, रिकमेंडेशन करते हैं तो शायद उससे मिले, लेकिन पता नहीं। मतलब वो तो भाग्य की बात होती है कि किसी के होता है, किसी के नसीब में होता है। लेकिन उनको ऐसे अवार्ड्स और ये सब तो बहुत मिले। मतलब डॉक्टर कवि प्रदीप अवार्ड, महादेवी वर्मा पुरस्कार, छत्रपति शिवाजी पुरस्कार, ये सब तो मिले ही हैं, तो काफ़ी मिले हैं। एक पुरस्कार नहीं मिला है तो ऐसी क्या 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 बात है। मिलेगा तो मिलेगा, मरणोपरांत भी मिलता है तो मिलना चाहिए। ओके। एक्चुअली आपसे मिलने का मुझे मुख्य कारण ये था कि आपकी माँ के जो गाने हैं वो एक लीगेसी, आपके पिताजी का जो शब्द भंडार है वो एक लीगेसी के तौर जानने की कोशिश थी। लेकिन एक महिला इस फील्ड में आती है, 800 गाने लिखती है। मम्मी ने कभी आपको बताया माया जी ने कि कितना चैलेंजिंग रहा, कितना बहुत। अरे मैंने खुद बचपन में, मैं तो उनके साथ में ही रहा हूँ, मंच पे भी रहा हूँ उनके साथ में। मुझे ले लेके घूमती रहती थी, मैं स्कूल से इधर से उधर जाता था। काफ़ी स्ट्रगल किया मम्मी ने। यहाँ आई थी 600 रुपये लेकर के मुंबई में, जब 1972 में कुछ आई थी, रामानंद सागर जी ने उन्हें बुलाया था, तो हम एक चौल में ऐसे ही रहते थे। लेकिन उनका देखा स्ट्रगल बहुत जगह होता था, और वो भी वुमेन को इस इंडस्ट्री में जो मेल डोमिनेटेड पूरी है उसमें उनको अपना मतलब अपना हुनर दिखाना और मतलब एक स्टेबल रहना 50-60 साल तक, दैट वाज आई मीन मतलब आई एम लाइक सो प्राउड कि उन्होंने कैसे किया। मतलब स्ट्रगल तो बहुत किया, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे लोगों को भी आगे बढ़ने नहीं देते, टांग खींच लेते। उसमें तो मेरी मम्मी तो एक लेडी थी, तो उनको तो यार सब बोलते थे कि अरे इनसे क्या लिखा रहे हो, हम लिख लेंगे ना, बेटर ये कर लेंगे। तो यहाँ ग्रुपिज्म और ये सब काफ़ी होता है, नेपोटिज्म और सब। लेकिन फिर भी मम्मी ने अपनी क्षमता से जो उन्होंने गीत लिखे, वो उस तरह के गीत कोई नहीं लिख पाता था, और इतनी जल्दी लिखती थी मम्मी। तो उस हिसाब से फिर वो आगे बढ़ती गई, उनके कोई सीमा नहीं थी, आगे बढ़ गई। पापा ने बहुत साथ दिया। पापा भी अच्छे शायर और गीतकार वो भी थे, लेकिन क्या घर में दोनों गीतकार तो एक हो जाता था। तो उन्होंने हमेशा पुश किया मम्मी को कि तुम आगे रहो। हमेशा मम्मी लाइमलाइट में रही हैं, कवि सम्मेलन और ये सब में। पापा पीछे पर्दे के पीछे रह करके, और पापा ने भी बहुत काम किया। बागबान पिक्चर के डायलॉग्स, संवाद, ये सब लिखे थे। और रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, माँ शक्ति, महादेव, और कितने ऐसे 36 टीवी सीरियल्स हैं, 700 एपिसोड, 800 एपिसोड। तो दोनों काम दोनों का ही बराबरी का था। मम्मी की 13 किताबें पब्लिश हुई, ये सब हुई। तो स्ट्रगल किया, लेकिन रिकग्निशन भी खूब मिली। मतलब विख्याति जो है दुनिया भर में मम्मी को काफ़ी मिली। माया गोविंद के नाम लोग जानते हैं। मैं भी अगर किसी को जाके बोलता हूँ माया गोविंद, तो लोग अच्छा हाँ माया गोविंद सुना है। तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ उनका
भाई स्ट्रगल तो सबके जीवन में होता है, बिना स्ट्रगल के जो है कुछ हासिल नहीं होता है, लेकिन तो स्ट्रगल उन्होंने अपने हिसाब से किया, बहुत किया। पर ऐसे कभी वाकयात मम्मी ने आपको सुना है कि उन्होंने गाना लिखा, एक्टर मतलब फिक्स हो गए, सिंगर वगैरह म्यूजिक डायरेक्टर फिक्स हो गए, लेकिन वो गाना ही फिल्म में नहीं रहा, ऐसा कोई वाकया? कितने कई गाने हैं, कुछ बताना चाहेंगे? कई अभी मुझे एकदम से याद तो नहीं है, लेकिन मुट्ठी भर चावल थी उसका, उसमें कई गाने थे, ये शुरुआत में की थी। कितने सारे गाने हैं जो एल्बम में हैं लेकिन वो फिल्म में नहीं है, मतलब वो क्योंकि बिकॉज ऑफ वो होता है ना, रील ज़्यादा बड़ी होती है, 3 घंटे से ज़्यादा की बड़ी होती है, तो एडिटिंग करके और मे बी सेंसर बोर्ड कुछ इसमें बीच में दखल दे देता है, उसकी वजह से तब नहीं होता। कई गाने हैं ऐसे कि मेरे हिसाब से कई गाने, अभी मुझे एकदम से याद तो नहीं है, लेकिन ऐसे कई गाने। आपने अभी एकदम से क्वेश्चन पूछा, अगर पहले पूछती थी तो शायद मैं वो 10-12 गाने उनके लिखता था, क्योंकि IPRS की लिस्ट में उनके सारे गाने हैं रजिस्टर्ड, जितने गाने, कई गाने जो है वो नहीं है, लेकिन IPRS लिस्ट में काफ़ी गाने हैं उनके, तो उसमें से कई गाने रिलीज़ ही नहीं हुए, फिल्म में दिखाई नहीं गए हैं, कई तो सीडीज़ में भी, एल्बम में भी नहीं है उन लोग ने इस तरह से, तो ऐसे हुआ है। अच्छा, अभी आपने कहा कि है गाने पर रिलीज़ नहीं हुए, हाँ, और मुझे ऐसे लगता है कि शायद हर कोई शायर होगा या गीतकार होगा, वो अपनी डायरी में बहुत सारा कुछ लिखता रहेगा। अरे उनकी डायरी मेरे पास हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन अब क्या उसमें इतना विशाल, पापा और मम्मी का हमारे घर में करीब 10,000 किताबें होंगी। हाँ। तो यह सब देखते देखते हर ड्रॉर में, हर कोने में फाइलें लिखा, और कहीं कहीं वो डायरी में कहीं कहीं वो लिख देते, शेर लिख देता, वो सब मुझे एक ढूंढना मेरे लिए बहुत ही मतलब मुश्किल काम भी है, जब साथ कोई हो जिसको ये समझ हो। सी मुझे कविता की समझ ऐसे है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं इंजीनियरिंग लाइन में रहा, थोड़ा क्षेत्र मेरा डिफरेंट रहा, तो रुझान मेरा इंजीनियरिंग में था, तो इसलिए मैं इस कला के क्षेत्र में मैं नहीं आ पाया, वो कला मुझ में नहीं आई, राइटिंग एंड लिटरेचर का। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत है, लेकिन उसमें से अब कौन से रिलीज़ हुए हैं, कौन सी कविता कहाँ, कौन सा अंश जो है, स्टेंजा, पैराग्राफ, वो पिक्चर में आया कि नहीं आया, और ढूंढना करना, तो ये सब है, लेकिन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनका सब संकलन जो है पूरा बना करके। तो पापा के भी मुझे एक किताब रिलीज़ करनी है, लेकिन उन्होंने बहुत शायरी लिखी, लेकिन कहाँ लिखी है वो सब मुझे ढूंढना पड़ेगा। उन्होंने मुझे लिख के दिया नहीं, मैंने उनको कहा भी था जब मम्मी के जाने के बाद में कि आप मुझे लिख के दो एक कविता, मैं उसको ऑनलाइन में डिजिटाइज कर दूंगा, और फिर आपकी करीब कम से कम 100 वो तो दो। तो उनकी है करीब 10-15 हैं, अब 10-15 से तो मैं किताब नहीं छपा सकता हूँ, तो ढूंढ रहा हूँ मैं इधर और कहीं इधर मिलेगा, या फिर मम्मी और पापा का दोनों का मिला करके कुछ जो उनकी अनपब्लिश्ड है वो सब निकालूंगा। तो उनकी डायरी में हर जगह गीत सब लिखे हुए, कविताएं तो बहुत है, अब उसमें से कितनी फिल्मों में आई हैं, कौन कौन सी आई हैं, ये सब ढूंढना पड़ेगा, वो सब ढूंढना पड़ेगा, लेकिन है। ओके, मतलब मुझे याद है कि माया जी एक ऐसी इकलौती कवियत्री है जो शादी के बाद में एक्टिव हुई। तो उस ज़माने में एक यूपी जैसे गांव में रहने के बाद में, शादी हो जाने के बाद में अपना करियर स्टार्ट करना, कभी बात की थी माँ ने इस बारे में? नहीं, मुझे मम्मी की पूरी हिस्ट्री पता है। हम मम्मी की 3 बहनें थी, मतलब मदर के, और कोई भाई नहीं था जी। और सबसे बड़ी मेरी मम्मी थी, तो मम्मी को शुरू से ही भार था कि अपनी दोनों बहनों की शादी करना, तो ये सब करके किया, और वो सब स्ट्रगल में ही मम्मी दोनों की उनको सेटल करके, एंड देन 17 मेरे ख्याल से 7 साल की उम्र से उन्होंने लिखना शुरू किया था, कविता लिखनी शुरू की थी, और 17 साल की उम्र में तो उन्होंने लाल किले पे कविता भी पढ़ी थी। उसके बाद में तो अपने कवित्री जीवन तो उनका पहले से शुरू हो गया था, तो एज ए पोइटेस शी वॉज वेरी वेल नोन। फिर स्टेज पे शंभू महाराज जी से उन्होंने नृत्य भी सीखा, और टीचर भी रही हैं, और संगीत में भी उन्होंने सब किया था। तो वो स्टेज पे उन्होंने एक्टिंग भी शुरू की थी, तो दर्पण करके संस्था एक लखनऊ में, तो वो पापा और मम्मी ने दोनों ने इस्टेब्लिश की थी, वो फाउंडर मेंबर थे उसके, दर्पण संस्था की लखनऊ में। तो नाटक पहले करते रहते थे, तो मम्मी और पापा दोनों स्टेज पे मिले। वो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मम्मी जीती थी, नेशनल अवार्ड, पापा बेस्ट एक्टर अवार्ड जीते थे जी। तो दोनों वहाँ स्टेज पे मिले, दोनों, मतलब पापा बिहार से आए थे मेरे पापा, मम्मी लखनऊ की हैं, तो वहाँ आए थे, वो नौटंकी करते थे मेरे फादर जो है शुरू में।
तो उन्होंने सुना था माया गोविंद करके कोई एक लेडी है जो एक्ट्रेस है, बहुत बढ़िया स्टेज की कलाकार है, तो उनको अपने स्क्रिप्ट में लेने के लिए वो बात अप्रोच करने गए थे। वहाँ फिर उनका मिलना हुआ और फिर साथ में काम किया उन्होंने। विजय तेंदुलकर का होता ना खामोश, शांतता कोर्ट चालू है, तो खामोश अदालत जारी है, उस वो साथ में किया, पापा ने लिखा था उसको, हिंदी अनुवाद किया था। फिर स्टील फ्रेम और है वदन और पगला घोड़ा, उसमें पगला घोड़ा में मैं भी था छोटा बचपन में। हाँ, तो स्टेज पे सब ऐसे हुआ, तो उनके फिर मिलन वहाँ पर हुआ। फिर वहाँ से उनकी जर्नी शुरू हुई एज एन एक्टर, स्टेज पे काम करते करते। और कविता तो मम्मी पढ़ती रहती थी, कविता पढ़ते फिर रामानंद सागर जी ने उन्होंने स्टेज पर पढ़ते हुए देखा और उनको कहा, वो बड़े प्रभावशाली, यहाँ उनको पहला चांस मिला, तो उन्होंने उनको मुंबई बुलाया कि आप मुंबई आइए और हमारी फिल्मों में गीत लिखिए। क्योंकि मम्मी ने एक लाइन पढ़ी थी कि कितने भी कृष्ण बने फिरते हैं, कोई सारथी नहीं होता, इन नादानों को कौन समझाए, हर धुआं आरती नहीं होता, ऐसे करके जो उन्होंने जो एक कविता जो थी बहुत बढ़िया थी। तो वो सुन करके रामानंद सागर बड़े गदगद हो गए, बोले अरे बहुत बढ़िया आप लिखती हैं, तो आप बम्बई आइए और हमारी पिक्चरों के लिए गीत लिखिए। तो उनकी जो पिक्चर थी किरण कुमार और कुमकुम की पहली पिक्चर थी, जिसमें मम्मी ने 4 गाने लिखे। ज्वाला सुनते ज्वाला, हाँ, ज्वाला नहीं, मैं भी नाम भूल गया अभी जो नाम, हाँ तो उसमें मम्मी ने गाने लिखे और वो 4 गाने बहुत सुपर डुपर हिट, बिना का गीत माला में सुपर डुपर हिट थे। उसके बाद मम्मी को चांस जलते बदन पिक्चर का नाम था। तो उसमें मम्मी को शुरू में पहले वो मिला, बातें हो रही थी मम्मी की इधर उधर का गीत लिखने की, लेकिन वहाँ से उनका करियर शुरू हुआ। तो बम्बई आए तो मम्मी पापा दोनों आए, तो पापा तो एक्टिंग ही करते थे, भी यहाँ आए मम्मी का साथ देते रहे, मम्मी इधर उधर गाने लिखती रही, साथ में हम लोग रहते थे। आत्माराम जी ने हमें फ्लैट दिया तो पाली हिल में उनके साथ में रहते थे। अपना ये जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे आरोप के अपने भूपेन हजारिका जी, तो उनके साथ में रहने का अवसर मिला था, तो साथ में हम लोग रहते थे। पापा फिर ऐसी करते करते मम्मी को सपोर्ट करते रहते। फिर उनको स्क्रिप्टिंग में किताबें बहुत पढ़ते थे, तो फिर मम्मी ने कुछ बात की कि भाई इनको भी एक चांस दीजिए स्क्रिप्ट लिखने में और ये सब करने में, कला मतलब ये कथा लिखेंगे। तो फिर आत्माराम जी ने उनको आरोप पिक्चर के लिए बोला, ये इसके आप संभाल लिखिए। तो उन्होंने राइटिंग की और वो पिक्चर हिट हुई। फिर उसके बाद में खंजर, कैद, फिर वो एज ए राइटर एस्टैब्लिश हो गए। माँ भी एस्टैब्लिश हो गई, पिताजी पापा भी एस्टैब्लिश हो गए। ओके। तो आरोप के बारे में मम्मी कभी बात करती माया जी, कैसे, मतलब पहला एक्सपीरियंस, टर्निंग पॉइंट था दर्पण गाना? नैनो में दर्पण है, हाँ नैनो में दर्पण नहीं, वही है कि वो तो म्यूजिक डायरेक्टर का भी कमाल है। भूपेन हजारिका जी का संगीत जो था वो भी स्मरणीय है। तो मतलब उनका मैं अभी क्या मतलब उन्होंने, मैं तो छोटा सा बच्चा था, मैं साथ में रहता था, यहाँ पर पाली हिल पे रहते थे हम साथ में, पर गाने तो मम्मी फटाफट लिखती थी और उनकी जो हिंदी भाषा और ये सब थी तो बहुत बढ़िया थी, लोगों को अच्छी लगती थी और सिंपल वे में वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देती थी। तो उन्होंने अच्छा लिखा तो हिट हो गया, तो उसके बारे में क्या कहें, हिट हो गया तो फिर नेशनल अवार्ड मिल गया उसको, बेस्ट लिरिक बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। उसके बाद फिर मम्मी छा गई, फिर बहुत सारे अवसर मिलने लगे। लोगों ने कोशिश की मम्मी को पीछे खींचने की, लेकिन मम्मी आगे बढ़ती गई। ये लोगों ने पीछे खींचने की कोशिश पे इस पे जाना चाहूँगी। मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री थी और उर्दू का बड़ा ही वर्चस्व था। इसमें एक फीमेल और वो भी शुद्ध हिंदी लिखने वाली, कितने कुछ चैलेंजेस माया गोविंद जी को फेस करने पड़े? नहीं, बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े थी। उर्दू का तो हमेशा रहा है एक दबदबा जो है, लेकिन हिंदी भी काफ़ी, हिंदी गाने भी काफ़ी अच्छे थे। योगेश जी, इंदिवर जी, ये सब साहिल जानवी, ये सब अच्छे राइटर थे, अनजान जी, ये सब। तो उनके सामने कंपटीशन भी काफ़ी बड़ा था, वास था। तो मम्मी क्या, भाभी देवर इन सब की ये जो इस तरह की जो होती है ना घरेलू ओरिएंटेड, वो मम्मी बहुत अच्छे लिख लेती थी। तो वो उतना अच्छा नहीं लिख पाते, तो इसलिए लोगों को ये ज़्यादा पसंद आने लगा। तो लोगों ने कोशिश तो बहुत की कि भाई ग्रुपिज्म था तो कि हम लिख लेंगे, बेटर लिख लेंगे माया जी से। लेकिन मम्मी
का अपना एक अंदाज था जी। और उनकी भाषा इतनी मतलब जो उपमाएं और ये सब जो लिखती थी वो मतलब व्यक्ति की सोच से परे होता था कि अरे अच्छा इसका ये भी मतलब होता है, ऐसा हाँ। ऐसा इस तरह की चीज़ होती थी। तो वो चीज़ मम्मी की लोग है आई थिंक लोगों में ज़्यादा जो है ना इसको क्या बोलते हैं एडवांटेज हाँ। उस वो हो गया मम्मी के लिए। ओके। तो कई राइटर्स आए मम्मी को, फिर इस तरह से ये एक होता है। और फिल्मों में तो आपको पता है किस तरह के गाने लिखने पड़ते हैं, हर तरह की सिचुएशन आती है और मम्मी एकदम फटाफट लिखती थी। जैसे गोविंद हजारिका जी कहते थे कि म्यूजिक कैसे बनता था, डा 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 करके ऐसे बोल देते थे, उसमें मम्मी पिरो लेती थी अपना कि सिचुएशन बता देते कि ऐसा 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 है। तो उसमें मम्मी एक वाक्य बता दिया, अगर है बताऊं मैं आपको? हाँ श्योर, बिल्कुल। तो भूपेन हजारिका जी की वो एक पिक्चर थी, तो उन्होंने उसमें ऐसे बताया था मम्मी को। तो मम्मी बताती हैं कि उसमें एक सिचुएशन थी कि गांव में अकाल पड़ा हुआ है, अकाल पड़ा है और सब मजदूर काम कर रहे हैं पानी के लिए हाहाकार है। रुदाली था क्या? हाँ, नहीं पिक्चर थी, यही पिक्चर का नाम नहीं मालूम, वो गाना रिलीज भी नहीं हुआ जी। नहीं, वो गाना दूसरे, मैं आपको बताता हूँ आपको, किसी दूसरे ने लिया। भूपेन हजारिका जी ने उसका म्यूजिक दे रहे थे, तो उन्होंने ऐसे मम्मी को बताया कि मजदूर हैं, सब पानी निकालने के लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं और उसमें हीरोइन और हीरो जो है वो आपस में हीरोइन जो है रोमांटिक बात कर रही है। तो मतलब ये सिचुएशन ये है कि अकाल पड़ा हुआ है, पानी निकालना है और हीरोइन को रोमांटिक बातें भी करनी है। तो ये भाषा मतलब ये सिचुएशन है। तो उसमें उन्होंने दे दिया, उनकी तो आसामी थोड़ी सी उनकी फोक म्यूज़िक होता है। तो उन्होंने कहा कि हो दौला हो दौला हो दौला हो दौला हो एका बेका जाऊँ मैं कोड़ियाऊँ बारू 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 दौला हो दौला हो दौला हो दौला हो हिए ना हिए ना हिए ना हिया हो हिए ना हिए ना हिए ना हिया हो दौला हो दौला हो दौला हो दौला। ये ट्यून है। इस पे आपको लिरिक्स बना के देने का कि जिसमें ये सब आए। तो मम्मी ने उसमें बोला हो पानी हो पानी हो पानी हो पानी हो रंग में उमंग हो तेरा मेरा संग हो तो प्यास की खत्म हो कहानी हो पानी हो पानी हो पानी हो रुको ना रुको ना रुको ना साथी हो रुको ना रुको ना रुको ना साथी हो पानी हो पानी हो पानी। फिर वो लड़की भी बोलती है कि होठों के पयाम ले होठों के पयाम ले और तू जो बाह थाम ले तो सज जाए धरती की रानी हो पानी हो पानी हो पानी। ऐसे करके गाना मम्मी ने लिखा, पसंद आ गया लोगों करके, क्या मीटर में एकदम सही मम्मी की वो पकड़ थी मीटर में। पर एक किसी कारणवश ये गाना रिलीज़ नहीं हुआ। फिर ये गाने को उन्होंने मनोज कुमार जी ने सुना। अच्छा। फिर मनोज कुमार जी ने इसको कलयुग और रामायण में लिया। उसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी म्यूज़िक डायरेक्टर थे, तो उन्होंने म्यूज़िक ही चेंज कर दिया। तो उसमें मेरे ख्याल से उनका मनोज कुमार जी का लड़का है और एक और अपना नेपाल की वो कौन थी राजा की अपना एक्ट्रेस जो है माला सिन्हा। नहीं अरे मीनाक्षी शेषाद्री नहीं मतलब है फेमस हीरोइन है जी। तो वो और वो कुणाल जो है ना मेरे ख्याल से वो उसमें थे। तो उसमें उन लोग ने पूरा म्यूजिक ही चेंज कर दिया। पानी हो पानी हो पानी 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 रंग में उमंग हो तेरा मेरा संग हो तो प्यास की खत्म हो कहानी, ऐसे करके कुछ ऐसे उन्होंने बनाया गाना। थोड़ा डिफरेंट ही लक्ष्मीकांत जी थे, उन्होंने म्यूजिक चेंज किया। वो गाना भी ठीक ठाक ही रहा है, गाना पिक्चराइज्ड है। मनीषा कोइराला मनीषा ओके। तो ये गाना, तो इस तरह के ऐसे सिचुएशन मम्मी बताती थी, तो मम्मी की पकड़ अच्छी थी, मीटर में करती, तो इसलिए एडवांटेज उनका था कि बोलते थे माया जी से लिखा लो, माया जी फटाफट जल्दी है माया जी से लिखा लो। और सब सिचुएशन में मम्मी इस तरह बहुत अच्छा लिख लेगी। तो लोगों ने बहुत किया। और आपको मालूम है फिल्मों में किस तरह के गाने होते हैं, हर सिचुएशन पे लिखना पड़ता है। तो ऐसे कवित्री उनकी जो बोली है और भाषा जो है, उनकी जो उपमाएं और वो जो मेटाफोर्स और सब करती हैं, तो वो मैंने कहा ना बहुत ही मतलब लोग पढ़ने के काबिल उसको समझते हैं। स्कूलों में पढ़ाई जाती है मम्मी की। अभी 2 लड़कियों ने PhD की है मम्मी की कविताओं पे यहाँ मुंबई यूनिवर्सिटी में। तो मैंने कहा उस तरह की लिखती थी, लेकिन फिल्मों में क्या कभी कभी कुछ गाने ऐसे हल्के फुल्के उस तरह सिचुएशन पे लिखे जाते थे। तो मम्मी ने उसमें भी लिखा था, तो यहाँ पर कई कंट्रोवर्सीज भी हुई थी। तो लेकिन वो गाना बहुत बड़ा हिट हुआ था। कौन सी कंट्रोवर्सी की बात? जो दलाल पिक्चर का गाना था। हाँ
चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे लोटन कबूतर रे, गाना बहुत बढ़िया था और बहुत ही इनोसेंट भी नहीं था। एक कबूतर की जात होती लोटन कबूतर जो इस तरह से लुटता है, उसके ऊपर गाना था, चढ़ गया ऊपर है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पिक्चराइजेशन जिस तरह से किया उसकी वजह से लोगों को लगा बड़ा अश्लील गाना कि एक वोमेन होकर के आप इस तरह का, तो लोग जो जलने वाले होते हैं यहाँ, तो लोग, मैंने तो थिएटर में देखा है, लोग हुटिंग करने के लिए वहाँ पहुँच जाते थे। गाना चल रहा है आपका तो सब बाहर चले जाएंगे सिगरेट पीने, थिएटर से बाहर निकल जाए जानबूझ के, उनको दे वर पेड टू डू दैट कि आप 50-100 लोग टिकट है उनको सब बाहर जाए। तो लोगों की मेंटालिटी क्या होती है, जब सबको देखा बाहर जाने तो सब लोग बोलते हैं अरे ये गाना तो फ्लॉप है, जहाँ सीटी बजाई पैसा ऐसा उछाला ये सब कहता वो हिट है गाना। तो यहाँ पर लोग खुद ही अपना गाने हिट कराते हैं, फ्लॉप कराते हैं। तो मम्मी के साथ भी ऐसा हुआ, कई गाने में लोग भेजते थे या कि ये करो। आपने कहा कि पैसे दे के गाना हिट या फेल कराते थे। हाँ, तो पैसे दे के भी होता है, मतलब इंडस्ट्री में ये पहले से ही मैंने देखा है, लोग प्रोड्यूसर भी सब उसमें इन्वॉल्व होते थे कि वो थिएटर में टिकट जीते उनको लोगों बोला जाता था कि भाई आप ऐसे जा करके ये गाना चलेगा तो आप खड़े होकर के सीटियाँ बजाइए, ताली बजाइए, पैसे फेंकिए, ये तो वो गाना हिट हो जाता है। भाई लोग, बाकी लोग जो जिन लोग को इसका कोई मतलब नहीं है वो देख के लगता है अरे गाना तो हिट है, अरे पब्लिक तो शोर मचा रही है, अरे वंस मोर और ये तो ऐसी ये इंडस्ट्री में ऐसा तो होता ही है। और जहाँ पर सब देखा कि सब गाना शुरू होते ही सब बाहर निकल करके, सब थिएटर के बाहर निकल गए, तो सब लोग को लगता है ये गाना तो बेकार है। वो एक इम्प्रेशन होता है, एक साइकोलॉजी, वो साइकोलॉजी करने के लिए ये होता है। तो यहाँ पर भी सब औरतें झंडा लेके आगे थी, काला झंडा लेके, हाय 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 माय गॉड। मम्मी तो ये वो गाना अपने ज़िंदगी से भुलाना चाहती है, क्योंकि वो एक वही गाना था जिसमें मम्मी की कंट्रोवर्सी बहुत हुई। ऐसे तो मम्मी ने इतने अच्छे नैनो में दर्पण है और इतने अच्छे गाने लिखे, सावन को आने दो में था, कजरे की बाती है, असवन के तेल में, अली में हार गई है उनके खेल में, ये गाना है, मोरे घर आए सजनवा, ये सब कितने अच्छे गाने हैं। उस सबको किसी ने याद नहीं किया, ये गाना को याद किया, क्योंकि उनको यही है ना कि हाईलाइट करना है जो नेगेटिव पॉइंट है उसको आप अपने 100 अच्छी की चीज़ की आप एक खराब चीज़ करें, तो जबकि खराब चीज़ नहीं है, खराब चीज़ पिक्चराइजेशन की वजह से ऐसे है। अब आप चोली के पीछे क्या है, गुलजार साहब जो लिखते हैं नमक के इश्क का और ये सब है, आप अगर उसमें पिक्चराइजेशन कुछ असली तरीके से करेंगे तो गाने का मीनिंग ही चेंज हो जाता है ना, है ना। अब वहाँ पर पहले भी उस समय भी गाने बनते, आइसक्रीम खाओगी साथ में रहोगी, है ना, ये सब गाने कितने सब बनते थे, लेकिन वो मेल लिख रहे हैं ना, चलता था। अन्नू मलिक भी जी उनके साथ में कितने गाने सब ऐसे लिखे। मम्मी ने लिखा दरवाजा खुला छोड़ा ही नींद के मारे, ये सब लिखा, नजरें लड़ गई यहाँ, और ये सब गाने इतने अच्छे गाने लिखे। तो मम्मी उस नजरिए से तो नहीं लिखती थी कि भाई अश्लीलता गानी, तो वो तो प्योरिटी के हिसाब से लिखती थी। आप उसको किस तरह से पिक्चराइज करते हैं, क्या करते हैं, तो यहाँ पर लोग उसकी एडवांटेज भी लेते हैं, डिसएडवांटेज। लेकिन कितनी भी कोशिश लोगों ने की लेकिन असफल रहे। मम्मी ने अपना मुकाम बनाया, मम्मी ने प्रसिद्धि जो है, मम्मी पापा दोनों ने अपनी जितनी उनको, हाँ जितनी मतलब ऊपर वाले ने जितनी उनको दी होगी तो उतनी उन्होंने हासिल की। अच्छा, मतलब माया जी की मैं सोच जानना चाहती हूँ, गाना भूपेन हजारिका के पास से मनोज कुमार जी के पास चला गया, या तो ये अभी लोटन कबूतर, ऐसे जब कोई क्रिएटिव काम में कोई निगेटिव मोमेंट आता है तो वो एज अ ह्यूमन बीइंग, वो एज एन गीतकार, वो मतलब घर का भी प्रेशर होगा, आप है, हस्बैंड है, बच्चा है, हस्बैंड है, तो ये प्रेशर में अपनी वो जो काम की निगेटिविटी किस तरह से झेलती थी, वो किस तरह से बाहर आने की कोशिश करती थी? मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब शी मैनेज्ड इट क्वाइट वेल, यू नो। मुझे अमेरिका में पढ़ाना, उसके लिए मम्मी ने जेवर भी गिरवी रखे थे, ये सब किए थे। हर सिचुएशन को झेलना, उसमें उससे बाहर निकलना, उससे लड़ना, जूझना, ये मम्मी की खासियत थी कि यहाँ नहीं तो यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते था इस तरह से सस्टेन। आप कवि सम्मेलन वो पिक्चर का देखिए तो उसमें करीब 17 मेल कवि हैं और मम्मी अकेली बैठी हैं बीच में और पढ़ रही हैं। उसमें नीरज जी बैठे हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी बैठे हैं, बाल कवि बैरागी बैठे हैं, सब ना इतने बड़े बड़े लोग, और उसमें एक मम्मी एकमात्र अपने बैठी हैं। तो एक मम्मी का वो था, मतलब मैं औरा एक कहूँगा कि वो था, और ऊपर वाले ने जो है उनको उस तरह की क्षमता दी थी कि वो सब चीज़ को एब्जॉर्ब करके आगे बढ़ना। तो नेगेटिविटी आई पर उन्होंने अच्छे से मैनेज किया। घर का भी, घर गृहस्थी का देखा। हाँ, हाउसवाइफ वो इतनी नहीं थी कि वो घर का काम हम
भाई भाई वो सब नौकर चाकर ऐसे मिल जाते थे, लेकिन पहले तो शुरुआत में तो करती थी, फिर थोड़ा मेरे पापा भी हाथ बटा देते थे, तो पापा मम्मी ने जितना किया साथ में दोनों ने मिल करके ये इसको बढ़ाया है सब। माया जी ने बहुत सारे संगीतकारों के साथ में काम किया, हाँ। फिर बप्पी जी है, लेकिन उनकी वही है ना, मैंने कहा ना कि किस्मत उनकी थी कि वो इतनी लेट आई इंडस्ट्री में, 72 के बाद आई, 74 में पहला। हाँ 74 में आरोप पिक्चर थी, फिर कैद पिक्चर है, इसमें ये तो राम जाने करके बहुत सारी ऐसी थी, लेकिन पहले आई होती थी तो मतलब मुझे ना R.D. बर्मन जी और ये सब नौशाद जी के साथ सब काम होता था, तो और उस राजेश खन्ना जी जब वो दौर था, मोहम्मद रफ़ी के साथ में सिर्फ एक ही गाना वो जलते बदन का, वादा भूल न जाना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी जी के साथ एक ही गाना है। तो मैंने कहा वो ये ऐसे स्टेज पे आई, तो थोड़ा सा म्यूज़िक इंडस्ट्री पूरी चेंज हो गई उसके बाद से। 80s 90 के बाद में दौर उदित नारायण, कुमार सानू, सोनू निगम, इन सब का दौर आ गया, या लक्ष्मीकांत जी, कल्याण जी आनंद जी का, कल्याण जी के साथ बहुत काम किया। पहले वाले जो थे वो उनके गाने शंकर जयकिशन के साथ में और इन सब के साथ में इतना अवसर नहीं मिला उनको काम करने का। मैं यही पूछ रही थी कि मतलब बप्पी जी, अनु जी है, कल्याण जी भाई है, हर एक का काम करने का ढंग अलग, खयाम जी है, अलग अलग ढंग है, तो ऐसी कोई मतलब किस तरह से सिटिंग भी यहीं पर होती होंगी इसी हॉल में? सिटिंग यहाँ भी होती थी, उनकी मम्मी जाती थी उनके ऑफिस में भी, घर में भी जाकर के घर में हो जाती थी, सबके साथ में मम्मी का अच्छा था, सब मम्मी की तारीफ करते थे कि भाई ये जो है माया गोविंद जो है मतलब शब्दों की धनी है, उनके पास ऐसे ऐसे शब्द हैं और कि वो लोगों को बूझते नहीं हैं। तो इसको बंद कर देते, तो शब्दों की धनी है और वो इस तरह की उपमाएं देती थी, जो मैंने कहा ना उसी पे मैं इलस्ट्रेट कर रहा हूँ ज़्यादा की, तो वो सबको पसंद आता था, तो कैसे भी एडजस्टमेंट हो जाता था कि भाई अच्छा लिखता है तो आप कैसे भी करके, मतलब सभी संगीतकारों के साथ में उनका जमता था, किसी के साथ में ऐसा नहीं था। सभी संगीतकारों के साथ अच्छा, तो सबके लिए उन्होंने काफ़ी काम किया। दिलीप सेन जी के लिए भी काफ़ी लिखा, कल्याण जी के साथ तो बहुत पिक्चरें की, पप्पीदा के साथ बहुत पिक्चरें की, तो अनगिनत 800 गाने तो आप सोच लीजिए, डिवाइड कर लीजिए सबके साथ में, अनूप जलोटा सबके साथ में काम किया, सारे म्यूजिक। फिल्मों में तो काम के बाद में उन्होंने सीरियल्स के भी गाने लिखे, उसके बारे में क्या बताएंगे? सीरियल्स, रीजनल फिल्म्स के भी हैं कुछ हैं, सीरियल्स, टीवी सीरियल में तो मम्मी ने मायका सीरियल जो था उसका टाइटल सॉन्ग मम्मी ने लिखा, फिर रणबीर रानो और पता नहीं क्या ऐसे सीरियल्स के, इनफैक्ट ये रामायण की उसमें उसमें जो तुलसीदास की जो चौपाइयाँ थी उसमें कुछ मम्मी ने ऐड की है। अच्छा। क्योंकि सारी सब नहीं थी सीरियल के हिसाब से, उसको बढ़ाने के लिए करना पड़ता था, तो रविंद्र जैन दादा के साथ में पापा मम्मी ने बहुत काम किया, उनके साथ में चौपाइयाँ भी लिखी, तो हर तरह के वो के मतलब फिर मिलने लगा ना अपॉर्चुनिटीज़, खाली फिल्मों तक नहीं सीमित थी, बहुत रीजनल फिल्में भी की है उन्होंने, और भोजपुरी पिक्चर में भी 1-2 गाने लिखे, और सीरियल में तो टीवी सीरियल में काफ़ी मिला उनको। बहुत सारे सिटिंग में से कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वाक़यात आपको याद है? वो मुझे नहीं पता है इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सारी चीज़ें तो मुझे नहीं पता वो सिटिंग में क्या होता था। आप जब विटनेस हुए तब की कोई विटनेस नहीं, वो सिटिंग्स में मैं ज़्यादा इतना बैठता नहीं था, वो तो उनकी पर्सनल होती है ना कि वहाँ पर। हाँ, कल्याण जी के साथ में मैं हमेशा वहाँ उनके घर जाता था, तो वहाँ होती थी साधना सरगम जी बैठी हैं, अलका दीदी बैठी हैं, तो उनके साथ में जब गाने का बात होता था कि हाँ इसका ट्यून कैसे बनाएंगे, तो बैठ के अपना सोचते रहते थे, अच्छा इसको ऐसे कर लेंगे, ये ट्यून को थोड़ा नहीं, ये ठीक जम नहीं रहा है, इसको ऐसे लेते हैं, तो मम्मी फिर गा के बोलती थी, और कई बार तो मम्मी की धुन ही वो लोग ले लेते थे। अच्छा। क्योंकि मम्मी जो है हर कविता जो है वो अपने छंद में गाती थी। हाँ, वो अपना क्या कहते हैं गा के ही पढ़ती थी कविता में। तो इसलिए लोग को उनकी कविता मतलब जो भी पेश करती थी एक मीटर बना लेती थी कि हाँ इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये करना है, तो वो ट्यून बनाती थी। तो कई बार तो ऐसा हुआ है, अब वो मुझे पर्टिकुलर गाना याद नहीं है, लेकिन वही पूछने वाली थी, ऐसा कोई गाना? हाँ है, इसको ऐसे ही रखते हैं, इसमें ज़्यादा चेंज, थोड़ा सा इधर उधर बैकग्राउंड म्यूजिक में ऐसे डाल देंगे, ये कर देंगे, और लेकिन इसको मीटर को हम यही रखते हैं। अब मैं वो नाम नहीं लेना चाहता, मेरे ख्याल से लक्ष्मीकांत जी के साथ में भी ऐसा हुआ था, उन्होंने माया जी यही बेटर है, जो आप गा रही हैं ये धुन ही अच्छी है,
तो उसको हम ले लेते हैं। कुछ कुछ वो अपने हिसाब से कभी कभी होता है कि हाँ कुछ हमको भी अपना क्रिएशन डालना चाहिए तो फिर डालते हैं, लेकिन उसमें मम्मी का ये योगदान रहा है कई 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 गानों में। इस पर साइलेंट कर देते हैं। तो वही तो इसलिए लोगों के साथ जमता था मम्मी का। बस खाली है मम्मी एक सीमा बना के रखती थी कि भाई कोई अनशंट बातें नहीं हो, ये नहीं हो। तो उनकी मम्मी का एक वो था ना कि उनकी पर्सनैलिटी एक थी, बड़ी पावरफुल पर्सनैलिटी थी, बड़ा टीका लगा करके जो जाती थी तो सब, इवन अनु मलिक जी बोलते हो तो माँ जैसी थी हमारी, ये वो करके इस तरह से तो रिस्पेक्ट देते थे। तो रिस्पेक्ट था कि उनकी एक कला का एक रिस्पेक्ट थी, ये बात थी। तो इससे किसी ने मम्मी के एडवांटेज नहीं तो यहाँ पर शोषण बहुत होता है। मतलब लेडी एक तो आई इंडस्ट्री में, कॉम्प्रोमाइज़ ये सब करने के लिए लोग कितनी कोशिश करते हैं। यंग लड़की है, गीतकार है, इससे सफल होना चाहती है, लेकिन मम्मी ने वो सब मतलब जो है ना उसको एक साइड में रखा कि भाई ये करोगे तो हम नहीं। हमारी कला से प्रेम है, तुमको चाहिए ये चीज़, तुम उसके लिए आओ हमारे पास में, बाकी सब चीज़ें। तो मम्मी ने बस ऐसे ही काम नहीं कर दिया। तो लोग होता है कि कोई गाने लिखने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो मम्मी ने एक वो लाइन बना के रखी थी। पापा ने भी दोनों मतलब साथ में मतलब डिसेंट वे से काम किया। हाँ डिसेंट वे। एंड और बस मैंने कहा ना, कला आपके पास अगर है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। बस कला, लोग के पास कला नहीं होती तो फिर वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपके पास अगर जैसे एक्टिंग में भी मैंने सुना है कई लोग सब इस तरह करते हैं, लेकिन अगर कुछ जो एक्टर्स है, विद्या बालन जैसे वो पढ़ लो या कुछ एक्टिंग है आपका, तो फिर आप आगे आओगे ही आओगे ना। मतलब उसको फिर आपको रोक नहीं सकता, फिर झक मार के उनको लेना ही पड़ता है कि हाँ भाई ये अब कोई चाहिए। हाँ तो फिर उसलिए मम्मी आगे बढ़ती रही। मम्मी का अपना, मम्मी ने तो इसको ऐसे सेकेंडरी रखा था। ये फिल्म ऑप्शन तो सेकेंडरी था, वो तो कवित्री। तो कवित्री तो पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में सब जगह घूम चुकी। प्रोग्राम इतने सारे किए, तो उनके साथ में मैं कवि सम्मेलन में जाता। अच्छा वो कवित्री ज़्यादा फेमस रही। फिल्मों में तो ठीक है, उनका योगदान रहा है थोड़ा बहुत। डैडी का मतलब फिल्में हैं, डायलॉग्स हैं, मम्मी के बहुत सारे गीत हैं, लेकिन उनके बच्चे में से मैं अकेला तो कोई आप क्यों नहीं फिल्म इंडस्ट्री में गए? नहीं, मेरा रुझान जो है कहा था ना, मैं शुरू से ही डिफरेंट इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और ये सब में, डॉक्टरी उस सब में था। तो मुझे ऐसे अपॉर्चुनिटी मिली थी। इवन इनफैक्ट पिघलता आसमान जो कल्याण जी की पिक्चर थी, जिसमें एज एन एक्टर, हाँ पिघलता आसमान जो थी उसमें शशि कपूर राखी थे। उसमें शशि कपूर के बेटे का रोल जो था ना, उन्होंने बोला था कि कल्याण जी प्रोड्यूस कर रहे थे वो पिक्चर, तो उन्होंने बोला था अज्जू तुम कर लो। उसके बेटे का रोल, छोटा लड़के का रोल है। तो मैंने सोचा कि करूं, फिर मैंने कहा नहीं यार। मैंने कई फाइनेंसर्स को देखा था जो अपने लड़के को एक करने के लिए, आगे करने के लिए, उस समय होता था ना फाइनेंस करो, लड़के को एक चांस दे दो और हीरो बना करके। तो ऐसे कई आए और हीरो से जीरो बन करके रह गए। तो मैंने कहा भाई मैं जीरो नहीं बनना चला, अगर मान लो नहीं चला, भाग्य में अपना नहीं चला, तो उसके बाद में कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैंने कहा जो मैं कर रहा हूँ इंजीनियरिंग, मुझे वो लाइन ज़्यादा पसंद है। तो मैं इसलिए इंजीनियरिंग उस ये फील्ड में, इसलिए मैंने कहा मम्मी के साथ में मैं रहा हूँ, इस फील्ड में मैं रहा हूँ, लेकिन मेरा वो इंजीनियरिंग लाइन में ज़्यादा रुझान था। मैं अमेरिका जा करके उधर हायर एजुकेशन ये सब करके मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता था। तो वो मैंने हासिल किया, मास्टर्स डिग्री वहाँ पर किया एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी में। और फिर यहाँ अब आया हूँ 2004 में आई केम। मम्मी ने कहा अब आ जाओ बेटा, अकेले क्या करो, हम दोनों यहाँ पर। अब बूढ़ा गए तो कुछ चाहिए साथ में संभालने वाला। तो मैंने अमेरिका में सब त्याग करके, नौकरी छोड़ी, घर बेचा, सब कुछ करके आई केम हियर टू बी विद देम। एंड आई थैंक गॉड कि उन्होंने मुझे ये करने में आसानी बरती कि मैं यहाँ आ गया और लास्ट वक्त पे मम्मी पापा के दोनों के आई वाज देयर, सेवा कर सका, मुझे अवसर मिला। तो वो अपने आप को वही, मैंने कहा फिर मैंने शादी की यहाँ पर साथ में। तो उनको मैंने हर तरह का सुख देने की मैंने कोशिश की कि भाई मैं दूर रहूँ। वो दोनों यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको पोता पोती का सबका मिलना चाहिए। पर उन्होंने कभी एक ऐसे नहीं दिखाई, मतलब एक कोई अर्ज कि काश तुम भी गीतकार होते, काश तुम भी डायलॉग। ये बात से मम्मी हमेशा
हमेशा वो करती थी कि तुम भी कुछ करते थे हाँ, तो फिल्म इंडस्ट्री में। तो मैं आया था एक्चुअली, हाँ, मैं इधर आया अमेरिका से, जब इधर पे वापस आया था तो मैंने अरीना मल्टीमीडिया जो है हाँ, वहाँ से मैंने ग्राफिक्स का कोर्स किया था, हाँ, मल्टीमीडिया कोर्स किया था। हाँ, तो मैं उसमें काफ़ी अच्छा भी हो गया था। हाँ, इनफैक्ट मैंने कुछ कुछ अपने मिक्सेस और ये सब बनाया है, जो ये सब एडिटिंग के, वीडियो एडिटिंग के। हम्म, तो वो मैंने रवि चोपड़ा जी को दिखाया था। तो रवि चोपड़ा जी बोले थे, अज्जू तुम मेरा ग्राफिक डिपार्टमेंट संभालो। अच्छा, उन्होंने भी मेरे को अपॉर्चुनिटी दी। जी, अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई है, हाँ, परोसी गई हाँ, है, हाँ, मैंने खुद नहीं ली। हाँ, अब उस समय मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी जब मैं अरीना मल्टीमीडिया से मैंने ग्राफिक्स का किया। तो उन्होंने बोला मेरा ग्राफिक्स डिपार्टमेंट संभाल लो। लेकिन उस समय क्या था, पैसे बी आर फिल्म में थोड़ा सा कम ही मिलते थे लोगों को। मेरे पापा के भी काफ़ी बाकी थे कि उन्होंने रामायण मतलब महाभारत साथ साथ किया था, इतने सारे सीरियल किए। तो उनको भी पैसे बराबर मिलते नहीं थे, बहुत वहाँ से निकालना 6-6 महीने बाद पैसा मिलता था। तो मैंने ये कहा कि अभी उनके वहाँ जाऊँगा मैं तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, असिस्टेंट डायरेक्टर उसमें बैठना पड़ेगा और कोई पैसे पेमेंट मिलेगा नहीं। उसी दौरान मुझे पीडीलाइट की जॉब ऑफर होगी यहाँ पर। तो मैंने कहा एक तरफ ये है जो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग अच्छे से आती है, यहाँ मेरे को 50,000 महीने की सैलरी मिल रही है, और यहाँ पर मुझे अभी 6 महीना 7 महीना वेट करना पड़ेगा स्ट्रगल। तो मैंने कहा ये पकड़ो, ये जो अपना है रेगुलर इनकम आएगी। तो मैंने वहाँ किया, तो वहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन मेरे को, मैंने कहा ना सिचुएशन ऐसी थी कि सामने ये दूसरी अपॉर्चुनिटी भी आ गई, तो मैंने ये एक्सेप्ट कर ली। नहीं तो अगर वो किया होता, शायद काश अगर मैंने किया होता था तो हो सकता था कि मैं कुछ फिल्मों में, आई एम वेरी गुड विथ ग्राफिक्स, कंप्यूटर savvy हूँ, तो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग में मैं बहुत अच्छा वो सब करता हूँ। तो उसमें शायद हो सकता था मैं उस पर निखर के आता था एज ए डायरेक्टर या कैमरामैन या कुछ भी जो भी होता था। यानी माँ पिताजी की लीगेसी आगे चल, हाँ, क्रिएटिविटी में हाँ, तो उसमें आ सकता था। लेकिन मैंने कहा ना, होता है हर किसी को वो नसीब नहीं होता है। अब मैंने कहा ना, कितने एक्टर्स हैं, कितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, मोहम्मद रफ़ी के देख लो, ये सब लोग, उनके बेटे बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। वो एक थोड़ा सा निराश मुझे होती है कि मैं उतनी उस लेवल पे तो मैं पहुँच नहीं पाया। मैंने दूसरी फील्ड में, क्रिएटिव तो मैं भी रहा हूँ, मैकेनिकल में भी रहा हूँ। मैंने इमेजिका जो है, यहाँ जो इमेजिका थीम पार्क जो खुला है, उसमें एक राइड मैंने डिज़ाइन की हुई है। अच्छा, मैंने डिज़ाइन की है, उसमें लाखों लोग बैठते हैं, मुझे खुशी मिलती है। मेरे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में मिलते हैं, मैंने डिज़ाइन जो किए हैं, प्रोडक्ट किए। तो उस तरह की क्रिएटिविटी तो मुझ में भी है। मैं अपना कैरोकी ट्रैक्स भी बनाता हूँ, सिंग ये सब करता रहता हूँ। आर्ट तो मुझ में भी है, मम्मी की देन है जो भरा हुआ है मुझ में। अब उसको मैं इतना कमर्शलाइज मैंने नहीं किया कभी। मैं वो सब खाली हॉबी एंड पैशन और उसमें रखता हूँ। माया जी प्रोड्यूसर भी बनी थी, उस बारे में कुछ बताइए। यस, प्रोड्यूसर हमारी पिक्चर थी तोहफा मोहब्बत का। तो मम्मी ने शुरू की थी, लोगों ने कहा कि भाई आप म्यूज़िक भी दो, तो लेकिन मम्मी ने म्यूज़िक नहीं दिया उसका, अनूप जलोटा जी को ले लिया था एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर। मम्मी ने प्रोड्यूस की, गोविंदा किमी काटकर अनुराधा पटेल को साइन किया था। और पापा ने संवाद लिखे थे उसके, और एक्टिंग भी की थी। मम्मी ने भी एक्टिंग की थी, गोविंदा की माँ का रोल किया था मम्मी ने उस पिक्चर में। तो उसमें पिक्चर सफल रही, गाने भी हिट हुए थे। उसमें गाना था बन्ने से बन्नी जयमाल पे झगड़ी, तू क्यों नहीं लाया रे सोने की तगड़ी, गाना बहुत हिट हुआ था, सब शादी ब्याह में सब चलता है। तो वो पिक्चर चली अच्छी। तो फिर बाद में उन्होंने दूसरी पिक्चर भी शुरू की, तांडव। पर वो अनफॉर्चुनेटली 2 बार बनी, एक बार गोविंदा को लेके बनी, एक बार जितेंद्र को लेके बनी। 15-15, 16-16 रील बन करके भी वो आगे रिलीज़ नहीं हो पाई। तो इस तरह के भी संघर्ष होता है। तो उसके बाद में मम्मी ने कान पकड़े कि भाई ये प्रोडक्शन लाइन में, फिल्म प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा टेंशन वाला है, उसको छोड़ के अपना जो गीत लिख रहे हैं हम उसी में ही रहते हैं। माया जी ने गीत लिखे, सुगम संगीत लिखा, भजन भी लिखे, और साथ में फाल्गुनी के लिए मैंने पायल तो छलका वो भी लिखा। हाँ, बहुत मतलब हिट गाने तो बहुत सारे हैं। प्राइवेट एल्बम्स के लिए मम्मी ने काफ़ी लिखा। अनाइडा का जो था ऊंची नीची है डगरिया, है ना, वो गाना भी बहुत हिट हुआ था। तो बहुत वो सब किए। और बाद में मम्मी क्या थोड़ा सा अध्यात्म में चली गई थी। थोड़ा सा कृष्ण और राधा के ऊपर मम्मी ज़्यादा भजन और ये सब लिखने लगी। मम्मी के जो जितने छंद हैं वो अभी वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, मम्मी के छंद। तो वो छंद मम्मी कृष्ण राधा के ऊपर ही ऐसे सोच सोच के थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्रसंग मम्मी, मैंने कहा ना उपमाएं जो जिस तरह की देती थी मम्मी, तो
बहुत बहुत हिट रही हैं और लोगों को बहुत पसंद आती है। मैं भी कई कई लोग मुझे मम्मी के जब इंट्रोडक्शन के लिए बोलते हैं तो मैं मम्मी के वो कविताएं और वो छंद उनके सुना देता हूँ, ब्रजभाषा के जो छंद हैं। जी। तो कृष्ण राधा के ऊपर मम्मी ने बहुत ही सुंदर लिखे हैं। माया जी कभी फिल्मी पार्टी में नहीं दिखती थी, क्या कारण था? नहीं जाती थी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं जाती थी, जाती थी, लेकिन जो बहुत ज़्यादा जहाँ पर क्राउडेड रहता था तो मम्मी इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। हाँ। लेकिन गई हैं मेरे साथ में। मैं भी मम्मी के साथ पार्टी में, क्योंकि वो पार्टीज़ में थोड़ा सा ज़्यादा हाई, मतलब जो सब नाटक ज़्यादा होता था। हाँ। बातें कम होती थी, तो मम्मी वो सब थोड़ा सा परे थी थोड़ा सा। हाँ। तो मम्मी इन सब चीज़ों में ज़्यादा जाती थी। हम्म। तो ज़रूरत का है वो सब है तो यहाँ पर मिलना ज़रूरी है, किसी पार्टी में जाना, किसी का जन्मदिन है या कुछ ऐसा है, हाँ। वहाँ जाना ज़रूरी है, तो वहाँ मम्मी जाती थी। ऐसी शो के लिए पार्टी में नहीं जा रहे थे। ओके। माया जी के गीत सुने हमने, हर एक किस्म के, दिल को लुभाने वाले, सौंदर्य, फीमेल का सौंदर्य बता रही, सिचुएशन बता रही, फैमिली ड्रामा बता रही, सब उनके इसमें है। लेकिन एक बात अगर कहे तो एज अ मदर वो कैसी थी? स्ट्रिक्ट थी कि लिबर्टी देने वाली थी, कैसे थी वो? दोनों। मैंने कहा बैलेंस मदर थी। उन्होंने मुझ पे कभी वो नहीं कहा कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। उन्होंने मुझे छूट दी, प्लस संस्कार भी उन्होंने उस तरह से दिए। तो आज जो भी मैंने कहा ना, मैं अमेरिका छोड़ के आया उनके पास, वो संस्कार की बात होती है। मुझे इतना प्रेम था कि मैंने वो सब अपना फ्यूचर त्याग करके मैं उनके पास आया। तो प्यार, दुलार, संस्कार के साथ में अपना स्ट्रगल भी, तो उन्होंने पूरा बैलेंस करके रखा। ना मुझे स्ट्रिक्ट में कि मुझे मारा, ये किया नहीं, मुझे बड़े प्यार से रखा। और मैं हमेशा आई ऑलवेज यूज्ड टू लुक अप फॉर मॉम एंड डैड कि उन्होंने ऐसे कितनी मेहनत करके इतने को बीच में अपनी जगह बनाई। तो मेरे लिए रिस्पेक्ट उनके लिए बहुत थी। तो बस वही थी कि जो मैं उनकी बात सुनता था, कि उनके संघर्ष था, जो उसकी वजह से स्कूलिंग मेरा 2 साल इधर उधर बम्बई लखनऊ में मेरा छूट गया। तो एजुकेशन मेरी उतनी हो नहीं पाई। लेकिन फिर भी मैंने अपने हिसाब से, मैंने कहा उनको तंग नहीं करते, मैं अपने हिसाब से अपना करूँगा। इंजीनियरिंग किया तो उसमें मम्मी ने पैसे ऐसे का जो भी था उन्होंने योगदान किया, बाकी संघर्ष मैंने किया। मैंने कहा कि उनको तकलीफ नहीं देते, कि नहीं तो वो भी अगर इसमें करेंगे फिर वो अपने काम पे तवज्जो नहीं दे पाएंगे। तो उस तरह से तो मेरे ख्याल से मम्मी ने पूरी बैलेंस वे में, मेरी मम्मी को मैं बोलता हूँ कि महान तो नहीं बोल सकते, बट शी वॉज अ ग्रेट मदर एंड राइटर एंड पर्सनैलिटी शी वॉज वेरी पावरफुल पर्सनैलिटी। राम गोविंद चौधरी, माया गोविंद चौधरी, अजय चौधरी नहीं, चौधरी नहीं, सॉरी, तो माया गोविंद, राम गोविंद। तो सरनेम अटक नाम क्या होता है? नहीं, मेरे फादर का नाम राम गोविंद सिंह था। चौधरी नहीं ना? चौधरी नहीं, सिंह। और अच्छा। मम्मी का था माया वहाल थी पहले। वहाल था। हाँ, ओके। तो वहाल से फिर माया गोविंद बनी, राम गोविंद। तो पापा ने भी सरनेम सिंह हटा दिया। हाँ। कि नहीं तो सिंह से लोग सरदार और जजमेंटल हो वो फिर वो करते, तो राम गोविंद कर दिया। राम गोविंद, माया गोविंद, अजय गोविंद, हमारी फैमिली में गोविंद ही सरनेम हो गया। अच्छा। जबकि गोविंद दूसरा नाम होता है। हाँ। राम गोविंद जी, माया गोविंद जी, अजय गोविंद जी। तो जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन है वो कोई इंडस्ट्री से या आर्ट में या संगीत में या नाटक में कोई रुचि रखने वाली है? मेरे दोनों बच्चे अच्छा गाते हैं। मैं भी ठीक ठाक ही गा लेता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को थोड़ा इस्टेब्लिश करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो शुरुआत तो की है, लेकिन मेरी बेटी अच्छा गाती है, मुझसे बहुत अच्छा गाती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम एक, मैं जो नहीं कर पाया, मतलब मुझे इंडस्ट्री में होना चाहिए था, मैं काफ़ी चीज़ कर सकता था, मुझ में वो क्षमता थी। सिंगिंग में, डांसिंग में, मैं डांस बहुत अच्छा करता था, बहुत अवार्ड जीते मैंने। ब्रेक डांसिंग जावेद जाफरी के साथ में मैंने किया था डांस। तो ये सब था, प्लस वीडियो एडिटिंग ये सब भी कला थी। तो वो मैं कर नहीं पाया, इतना सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी जो है, पोती, तो उसमें मम्मी का थोड़ा सा आया है। सिंगिंग में अच्छी है, आवाज़ अच्छी है, थोड़ी सी उसकी पूनम राव टाइप की आवाज़ है, थोड़ी हस्की आवाज़, थोड़ी डिफरेंट आवाज़ है, यूनिक आवाज़ है। तो वो आगे आए बढ़ करके, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब डिपेंड करता है उसके ऊपर। बच्चे हैं, उनका भाग्य उनको कहाँ लेके जाएगा। मेरा भी देखिए, मैं भी तो माया उनका बेटा था, लेकिन भाग्य मुझे कहाँ लेके आ गया, इंजीनियरिंग में लेके आ गया। मैं उनके उस फील्ड में जा नहीं पाया। तो ऐसे अब उनका भाग्य, रिग्रेट होता है इस बात का, दुख हाँ, होता है। ये बात का तो कि मैंने गलत फील्ड चूज कर ली।
नहीं, मैंने भी सफलता हासिल की। मैं एजीएम रह चुका हूँ कंपनी के, असिस्टेंट जनरल मैनेजर रह चुका हूँ, और इतना करीब 25-30 साल मैंने नौकरी की है और बड़े लेवल पे भी की है। आज मैं अब रिटायर्ड होकर के बैठा हूँ। लेकिन हाँ, वो होता था कि अगर वहाँ रहता था थोड़ा सा मेरे को शोहरत जो है ना, जो मम्मी पापा को जितनी मिली है, मैं भी वो हासिल करने की क्षमता थी मुझ में। जब मैं धीरे धीरे सिंगिंग के थ्रू माध्यम से मैं अपना कर रहा हूँ, लोग पसंद करते हैं, मुझे शोज़ में बुलाते हैं, एज ए चीफ गेस्ट बुलाते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि उनकी नाम की वजह से मुझे वो इज़्ज़त मिलती है, रॉयल्टी मिलती है, ये जो भी है, तो खुशी उस तरह की महसूस होती है। अजय जी, आपको पूछने जैसी बहुत सारी बातें, पर समय भाई, का मुझे बताने वाले भी बहुत सारी बातें, तो हम वापस से मिलेंगे आने वाले कुछ चंद दिनों में। बहुत सारी बातें आपसे और भी जाननी है। हाँ, फिर मैं आपको उस समय मम्मी की कविताएं और वो सब जो छंद है वो भी सुना के बताऊंगा कि तो मम्मी जिस तरह से पढ़ती थी, करती थी। तो अभी आपने जितनी बातें की हमारे साथ और दर्शकों के साथ, स्क्रीन ग्राफिया से आपके लिए बहुत सारा धन्यवाद। धन्यवाद स्क्रीन ग्राफिया को, और आपको हर्षदा जी, आपने समय निकाल करके ये आई और हमको इतनी इंपॉर्टेंस दी है। मतलब मुझे उस बात की खुशी देना ही था, सवाल ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि इनका नाम हमेशा अमर रहे। तो जितनी मेरी कोशिश है, क्योंकि मुझे अब मालूम नहीं कि मेरे बाद जनरेशन जो आएगी वो इसको आगे लेके जा पाएगी कि नहीं, या क्या करेंगी, क्योंकि उनको पढ़ने लिखने में इतना शौक नहीं है बच्चों को। अब वो क्या करेंगी, इतनी सारी जो किताबें मम्मी का जो पूरा है, जिसको मैंने संभाल के अभी तक रखा हुआ है, वो आगे क्या क्या करेंगे देखना पड़ेगा। ये मम्मी की पापा की इतनी किताबें लाइब्रेरी में देनी पड़ेगी, या मम्मी का ये सब जो है उसको किस तरह से मैं प्रकाशित करके डिजिटाइज करके ऑनलाइन में लोगों के लिए रखूं। क्योंकि ये बच्चे जो है अभी तो बहुत छोटे, मेरा 13 साल का लड़का है, 18 साल की लड़की है, वो लोग खेल कूद में इन सब में, उनको अभी तक इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। वो आगे उनके कैसे लेता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो भी ये फील्ड में आकर के मुझको हेल्प करें, क्योंकि मेरे बाद कोई नहीं है हेल्प करने वाला। मैं इकलौता बेटा, मैंने कहा ना, मेरे बाद कोई और है नहीं, कोई रिलेशन में भी कोई नहीं है, रिलेटिव भी कोई नहीं है कि जो इस साम्राज्य को आगे लेके जाए, उनका नाम आगे लेके जाए। तो मतलब मेरे तक ही सीमित ना रहे, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि उनको आगे, वही आप लोग का करके सब सहयोग रहेगा। आप लोग सब मम्मी का इस तरह से करते रहेंगे, छापते रहेंगे, या उनके बारे में इंटरव्यू लेते रहेंगे, तो वो अमर रहेंगे। बस बिल्कुल अमर रहेंगी। स्क्रीन ग्राफिया से बात करने के लिए बहुत सारा शुक्रिया। मिलते हैं फिर से। यस, ज़रूर, ब्रेक के बाद।